नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, मैं फिर आपके सामने उस आज 11वां प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? 11वां प्रैक्टिस सेट। 10 प्रैक्टिस सेट आप इससे पहले पढ़ चुके हो। आज 11वें प्रैक्टिस सेट को हम करने जा रहे हैं, यानी पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर एक बार आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। ऑप्शन नंबर 1 आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर सी है तानसेन ने और ऑप्शन नंबर डी है बैजू बावरा ने। ठीक है, तो देख लीजिए तबला का जो प्रचलन किया था वो किसके द्वारा किया गया। तो तबला का जो प्रचलन किया गया वह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी एकदम इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात करें अमीर खुसरो की कि अमीर खुसरो जो थे ये क्या थे। तो अमीर खुसरो एक कवि थे। आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि अमीर खुसरो को किस काल का कवि कहा जाता है। तो देख लीजिए, अमीर खुसरो को आदिकाल, अमीर खुसरो को आदिकाल के कवि थे। ये कौन से काल के कवि थे? तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। दूसरा, अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतिए हिंद। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, आदिल शाह की, कि आदिल शाह कौन था। तो आदिल शाह जो था ये बीजापुर में, आदिल शाह कहां पे? बीजापुर में आदिल शाही। बीजापुर में किसका? बीजापुर में आदिल शाही। वंश में ये क्या हुआ है? एक शासक हुआ है। अगर हम आपसे बात करें कि तानसेन की, तो तानसेन का वो वास्तविक नाम पूछ लेता है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो देख लीजिए, तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो तानसेन का वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था दोस्तों राम तनु पांडे। ठीक है, दूसरा, तानसेन जो था ये क्या था कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से 9 रत्न किसके दरबार की हम बात कर रहे हैं? तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न था राम तनु पांडे, जिसको तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है बैजू बावरा के बारे में कि जो बैजू बावरा थे ये कौन से गायक थे, तो ठीक है, बैजू बावरा जो थे ये द्रुपद गायक थे। ये कौन सा राग गाते थे? तो ये द्रुपद राग गाते थे, ये द्रुपद गायक थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बैजू बावरा जो थे ये किस राजा के दरबार में थे, तो देख लीजिए, जो बैजू बावरा थे यह किसके दरबार में थे? तो ये ग्वालियर, ग्वालियर के राजा थे। राजा कौन थे? ग्वालियर के राजा जो थे उनका नाम क्या था? मानसिंह। ग्वालियर के राजा का नाम क्या था? मानसिंह के दरबार में बैजू बावरा क्या थे? एक गायक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ये मुगल प्रांगण नहीं है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता था। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको सही कर लीजिए, इसे कर लीजिए मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसे इंगित करता था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों चुंगी कर यानी टोल टैक्स। ऑप्शन नंबर बी है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन नंबर सी है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। ऑप्शन नंबर डी है बुवाई कर यानी कल्टीवेशन टैक्स।
तो क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि मदद ए मास, मदद ए मास क्या था। तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि मदद ए मास जो था मुगल प्रशासन में वो कौन था। तो मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली एक भूमि थी जो कैसी होती थी, जिसपे कोई राजस्व नहीं लिया जाता था, वो एक राजस्व मुक्त भूमि होती थी। ठीक है, अब ये जो राजस्व कर मुक्त भूमि विद्वानों को दी जाती थी, अब इस भूमि को देने वाला जो अधिकारी होता था, इस भूमि को देने वाला जो अधिकारी होता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। देख लीजिए, राजस्व कर मुक्त भूमि विद्वानों को जो अधिकारी देता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो आप लोग इसे विशेष तौर पे याद रखें हैं, तो उस अधिकारी को कहा जाता था सद्र। उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उस अधिकारी को सद्र कहा जाता था, जो विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि का अनुदान देता था। उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उस अधिकारी को सद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उस अधिकारी को दोस्तों सद्र कहा जाता था। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों अब्दुल समद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मंसूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है सैयद अली के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा, और ऑप्शन डी है अबुल हसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, अबुल हसन के द्वारा। आगे देखिए, सबसे पहले दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले ये जो दास्तान ए अमीर हमजा, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों कि ये था क्या, दास्तान ए अमीर हमजा अगर इसकी बात की जाए कि ये था क्या, तो देख लीजिए यह क्या था। तो ये किससे संबंधित था, ये अकबर से संबंधित था, और अकबर के यौवन काल, अकबर के यौवन काल का सजीव चित्रण था। ये क्या था, अकबर के यौवन काल का सजीव चित्रण था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था दास्तान ए अमीर हमजा। ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इस सजीव चित्रण की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो देख लीजिए, अगर पूछता है कि इसको लिखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इसका आप लोगों को सही जवाब देना है कि इसकी जो शुरुआत की गई वो किसके द्वारा की गई थी, मीर सैयद अली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, मीर सैयद अली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि इसको कंप्लीट किसके द्वारा किया गया, इसको चित्रांकन को कंप्लीट किसके द्वारा किया गया, तो उसका आप लोगों का सही जवाब होगा कि अब्दुल समद ने इसे क्या किया था, कंप्लीट किया था। लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो शुरुआत की गई थी मीर सैयद अली के द्वारा। और दास्तान ए अमीर हमजा जो है ये क्या है, तो अकबर के यौवन काल का ये सजीव चित्रण है। अकबर के यौवन काल का ये क्या है, ये सजीव चित्रण है। क्लियर। आगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, और ऑप्शन डी है आसफ अली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, जो बुक है इंडिया डिवाइडेड, इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे इंडिया डिवाइडेड के। ठीक है, आगे आगे देख लीजिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1946 के पश्चात, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पश्चिम प्रांत, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिहार।
ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिहार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, बंगाल। वर्ष 1946 के पश्चात जब चुनाव हुए तो उन चुनावों में मुस्लिम लीग के द्वारा जो सरकार बनाई गई वो कहां पे बनाई गई, तो इस ऑप्शन के अनुसार वो सही है, बंगाल। और एक और प्रांत था जिस प्रांत में मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार बनाई गई, तो वो प्रांत कौन सा था दोस्तों, तो वो सिंध प्रांत था दूसरा। अगर आपसे पूछता है कि पंजाब प्रांत में किसकी सरकार थी, तो देख लीजिए पंजाब प्रांत में जो सरकार कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलके 1946 के पश्चात पंजाब में सरकार किसने बनाई थी, कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर। ठीक है, मुस्लिम लीग देख लीजिए, आपसे अगर पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, आपसे पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1906, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या की गई, स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सलीमुल्लाह खां, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, आगा खां। इन दोनों के द्वारा मुस्लिम लीग की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और दोस्तों इसी मुस्लिम लीग में 1912 में, कब, इसी मुस्लिम लीग में 1912 में शामिल होता है कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन शामिल होता है, इसी में शामिल होता है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कब होता है ये, 1912 में शामिल होता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले मांग, आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो देख लीजिए पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा की गई, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा, किसके द्वारा की गई, चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले किसकी मांग की गई, पाकिस्तान शब्द की मांग चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहां हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके सामने दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके सामने अजमेर, ऑप्शन सी है आपके सामने इंदौर, और ऑप्शन डी है आपके सामने उदयपुर। ऑप्शन डी है आपके सामने उदयपुर। तो सबसे पहले आप देखिए कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, इसकी स्थापना के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना कहां पे हुई थी, तो देख लीजिए इसकी स्थापना हुई थी कहां पे, दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी जगह हुई थी दोस्तों, तो दिल्ली में चांदनी चौक। कहां पे हुई थी, चांदनी चौक में। और चांदनी चौक में कहां पे हुई थी, तो मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहां पे हुई थी, चांदनी चौक में भी अगर आपसे पूछता है कहां पे हुई थी, तो मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला अधिवेशन, आपसे पूछा जाए इसका कि पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन भी इसका कहां पे हुआ था, तो पहला अधिवेशन इसका कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पहला अधिवेशन भी इसका कहां पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना करने वाले व्यक्तियों के अगर आपसे नाम पूछता है तो देख लीजिए स्थापना करने वाले व्यक्तियों के नाम, जमनालाल बजाज स्थापना करने वाले व्यक्तियों में से एक ये भी व्यक्ति थे। दूसरा आपसे नाम पूछता है और कौन व्यक्ति थे,
तो देख लीजिए गणेश शंकर विद्यार्थी। दूसरे व्यक्ति कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी भी इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। और अगर अगर क्या एक और नाम, विजय सिंह। जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह जो थे, ये क्या थे? ये स्थापना की थी इन्होंने किसकी? तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी राजपूताना मध्य भारत समाज की, 1919 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? दिल्ली में चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में हुआ था। और इसका पहला अधिवेशन भी यहीं पे हुआ था और इसकी स्थापना भी यहीं पे की गई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पे था, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां पे था, अगर आपसे मुख्यालय की बात करता है कि राजपूताना मध्य भारत समाज का मुख्यालय कहां पे था, तो देख लीजिए दोस्तों, इसका जो मुख्यालय था वो कहां पे था? अजमेर में। इसका मुख्यालय कहां पे था? तो इसका मुख्यालय अजमेर में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन नंबर डी क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो पहले देख लीजिए क्या पूछ रहा है। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो देख लीजिए गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहां पे किया गया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन की अगर आपसे बात करता है तो ये कहां पे हुआ था? लंदन में। किसमें हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। ठीक है, इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता अगर पूछता है आपसे कि इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछता है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, दूसरा आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1931 में। सितंबर दिसंबर 1931 में इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये गांधी जी के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, गांधी जी के साथ एक और महिला कौन थी? सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ इस सम्मेलन में एक और महिला थी। आपसे अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? तीनों
गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था, तो आपको बता देना है कि वो व्यक्ति कौन थे। तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ये पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या देश नायक की जो उपाधि दी गई वो किसके द्वारा दी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का देख लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था। आपसे अगर पूछता है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, तो भारत के जो राष्ट्रगान के रचयिता थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यानी जनगण मन अधिनायक जय हे। दूसरा, आपसे अगर पूछता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता अमर सोनार बांग्ला के तो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत के एकीकरण का जनक। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारत के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं, तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता। इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उनमें जो नेता थे उनमें से ये पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है आपके सामने नाना साहब, ऑप्शन सी है आपके सामने तात्या टोपे, ऑप्शन डी है आपके सामने मंगल पांडे। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। दूसरा, तात्या टोपे को देख लीजिए ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुए। और आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने गोरिल्ला युद्ध जो किया था वो किसके विरुद्ध किया था, तो इन्होंने गोरिल्ला युद्ध जो किया था वो अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया गया था। दूसरा, ये जो तात्या टोपे थे ये किसके करीबियों में से माने गए हैं, ये किसके करीबी थे, तो देख लीजिए तात्या टोपे
नाना साहब के सबसे करीबी सैन्य सहयोगी थे। सबसे करीबी सहयोगी किसके थे? तो ये सबसे करीबी सहयोगी नाना साहब के थे। ठीक है, आगे देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पे किया था, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां पे किया था, तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था जगदीशपुर में। और जगदीशपुर कहां पे पड़ता है, तो याद रखें आप लोग, जगदीशपुर पड़ता है बिहार में। आपसे अगर पूछा जाता है कि नाना साहब ने इस विद्रोह का नेतृत्व कहां पे किया था, नाना साहब अगर आपसे पूछा जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा कहां पे किया गया, तो देख लीजिए नाना साहब के द्वारा कानपुर में। कहां पे किया गया था? कानपुर में। और तात्या टोपे इनके क्या थे? ये सहयोगी थे। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी, तो देख लीजिए मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी बैरकपुर से। और बैरकपुर कहां पे पड़ता है? ये बंगाल में पड़ता है दोस्तों। बैरकपुर कहां पे पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। यानी मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की शुरुआत कहां से की गई, तो बैरकपुर में, बंगाल से की गई थी। और याद रख लीजिए मंगल पांडे ये जो थे वो कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, तो देख लीजिए मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, आगे। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पंचम। यानी पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, चौथा है, या पांचवा स्थान है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। देख लीजिए सब्जी एवं फल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का। सब्जी एवं फल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? सब्जी एवं फल उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है दोस्तों भारत का। क्लियर? दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान भारत का है। आगे देखिए, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि बक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वैसे भी ऑप्शन में यहां दे रखा है, ये किसके लिए है? तो ये बाघ के लिए है। किसके लिए है? ये बाघ के लिए है। ठीक है, आगे। आगे देख लीजिए, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह राज्य कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह कौन सा राज्य है भारत का? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि भारत का वह राज्य कौन सा है?
तो भारत का वह राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है भारत का? वह राज्य सिक्किम है। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। किस किस में पूछा गया है? कौन सा राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी क्या है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गुजरात। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। नमक के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, मूंगफली के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में गुजरात जो है वह भारत का नंबर 1 स्टेट है, नंबर 1 राज्य है। क्लियर? आगे, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? ठीक है, पुष्कर की पहाड़ियां हैं कहां पे? तो पहला आप लोग ये देख लीजिए, पुष्कर की पहाड़ियां हैं राजस्थान में। कहां पे हैं? राजस्थान में। ये पूछा गया कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पे आती है? ऑप्शन नंबर 1 है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बालतोरा में और ऑप्शन नंबर डी है सोजत में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सोजत में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पे आती है? तो बाढ़ आती है बालतोरा में। कहां पे आती है? बालतोरा में। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आगे देख लीजिए, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, यानी जो जहां मिश्रित कृषि होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उगाना, ऑप्शन नंबर बी है रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, ऑप्शन नंबर सी है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ऑप्शन नंबर डी है फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। ठीक है, तो मिश्रित कृषि कौन सी होती है? मिश्रित कृषि दोस्तों वह होती है जहां फसलों के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, जहां मछली पालन किया जाता है, जहां मुर्गा पालन भी किया जाता है। उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम मिश्रित कृषि में रखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मिश्रित कृषि। ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि यह कहलाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने इराक, ऑप्शन नंबर बी है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी है यमन। क्या पूछा गया है कि मोका कॉफी कहां उगाई जाती है? तो देख लीजिए, मोका कॉफी जो उगाई जाती है ये कहां पे उगाई जाती है? तो ये यमन में उगाई जाती है। कहां पे उगाई जाती है? मोका कॉफी यमन में उगाई जाती है। क्लियर? आगे, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कपितय नदी बेसिन हैं। विश्व में सबसे अधिक जल शक्ति वाले नदी बेसिन आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन इसके दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है कांगो, कोलंबिया और यांगटिसी, ऑप्शन बी है कांगो अमेजन नर्मदा, ऑप्शन सी है कोलोरेडो नर्मदा सेंट लॉरेंस और ऑप्शन डी है नील अमेजन ओव। तो सबसे अधिक जल शक्ति की संभावना वाले जो नदी बेसिन हैं वो कौन से हैं? तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, कांगो, कोलंबिया और यांगटिसी। ये क्या है? इसकी इनकी संभावना यहां पे सबसे ज्यादा है। किसकी? जल शक्ति की। सबसे ज्यादा संभावना जल शक्ति की कहां पे है? कौन से नदी बेसिन में है? विश्व की बात वो कर रहा है तो वो कांगो में है, कांगो के अलावा कोलंबिया, कोलंबिया के अलावा यांगटिसी। ठीक है, आगे 18वां देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 22 जून, ऑप्शन नंबर बी है 22 दिसंबर,
ऑप्शन नंबर सी है 21 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 22 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 22 सितंबर। तो आपका जो जवाब सही होगा दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में सही है 22 दिसंबर। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी में सही है 22 दिसंबर। ठीक है, आगे आगे देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दे रखे हैं, दो कथन है और उन पर विचार करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर एक, नहीं सॉरी, कथन नंबर पहला है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। ये सही है या गलत है? ठीक है, तो ये जो पहला कथन है आपका ये बिल्कुल सही है कि जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वही रीति वही मैनर हाई कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी है। क्लियर? तो पहला सही हुआ। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है? उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। यह गलत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी स्थायी न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हुआ है वह जिस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुआ है उस न्यायालय को छोड़ के अन्य उच्च न्यायालयों में, कहां पे? अन्य उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पे? सर्वोच्च न्यायालय में वो क्या कर सकता है? सेवानिवृत्ति के पश्चात वो किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन कर सकता है। किसमें कर सकता है? जिस न्यायालय से वह रिटायर हुआ है उसमें नहीं कर सकता है। उस न्यायालय को छोड़ के, यानी उस उच्च न्यायालय को छोड़ के अन्य सभी उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में वो अभिवचन अधिकारी के समक्ष कर सकता है, प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है। तो दूसरा गलत हुआ, पहला सही हुआ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा केवल एक सही होगा। और अगर इसको बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिए आर्टिकल अनुच्छेद 220। कौन सा अनुच्छेद पढ़ लीजिए? आप लोग पढ़ लीजिए अनुच्छेद नंबर 220, जिसमें यही आपको डिटेल में और बताया जाएगा। ठीक है, आगे निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? और पहला कथन है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन निराधार गलत है कि राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है कि वह धन विधेयक को क्या करे? अस्वीकार कर दे। ठीक है, दूसरा क्या है कथन? राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक पर क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। तीसरा आपके सामने क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही है। पहला हमारा क्या था कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, तो गलत है, वो कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकती है। और इसमें क्या कहा गया कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। ये सही बात है, राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं करेगी। चौथा क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। एक सेकंड, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार ये सही है ना? राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये भी सही है। दूसरा क्या है?
राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर लोकसभा को लौटाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक का होता क्या है कि धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, 2, 3 और 4। तो पहला ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 2, 3 और 4 सही होगा, ठीक है। आगे आगे देखिए, 21वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का संशोधन कैसे किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। पहला, लोकसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास करने के बाद बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। आगे, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करेंगे तो ये विशेष बहुमत हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है आपके सामने, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसका आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा अनुमोदन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा अपने यहां 2/3 से पास करेंगी, उसके बाद ये राज्यों की विधानसभा में जाएगा, वहां पे भी ये क्या होगा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाएगा, तब जाके राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही जवाब है। आगे देखिए, 22वां प्रश्न है आपके सामने के प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है पोषण और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, ये तो सारे अवयव हैं इसके। ऐसा कीजिए आप लोग, ये यहां पे ये कीजिए, पूछा क्या गया कि अवयव कौन सा है, ये नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा। क्या पूछा गया, कौन सा अवयव है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा भी आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, यानी जो रोलिंग प्लान था हमारा वो कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जनता सरकार के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए, ऑप्शन हमारा सही होगा जनता सरकार के द्वारा। और जनता सरकार के द्वारा जब किया गया था तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो देख लीजिए, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उस समय पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लियर। आगे, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि साख बढ़ेगी,
ऑप्शन दूसरा है कि साख में कमी आएगी, ऑप्शन तीसरा है कि साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा कि साख में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख पर प्रभाव यह पड़ेगा कि उसकी साख में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे 25वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 आयाम से, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन नंबर सी तीव्रता से, और ऑप्शन नंबर डी वेग से। ठीक है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया से वाष्पीकरण मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन नंबर 1 है द्रवण, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्ध्वपातन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो घड़े में जल ठंडा बना रहता है वो किसके कारण ठंडा बना रहता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण घड़े के अंदर का जो जल है वो कैसा रहता है? वो ठंडा बना रहता है। क्लियर? आगे ऑप्शन नंबर 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, पहला कथन नगर का प्रथम नागरिक होता है, कथन नंबर 2 नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कथन नंबर 3 कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो पहला कथन देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मेयर होता है वह नगर का, उत्तर प्रदेश में जो मेयर होता है वह नगर का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर कथन दूसरा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। ये भी सही है, जो मेयर होता है वह नगर निगम का क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। तीसरा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ये भी सही है कि जो मेयर होता है वह कार्यकारिणी समिति का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और 1 और 3, 1, 2 और 3 यानी दूसरा ऑप्शन इसके क्या है? एकदम सही जवाब है। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2, को आपसे यह कहा गया कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दे रखा है नगर और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है? हवाई अड्डे। तो पहला आपसे पूछा गया है कि लखनऊ में जो हवाई अड्डा है, लखनऊ का हवाई अड्डा कौन सा है? इनमें से बाबतपुर, खेड़िया, अमौसी और चके। ये आपको चके नहीं है, ये चकेरी होगा। ये क्या होगा? चके नहीं है, ये क्या होगा? चकेरी। ये क्या होगा? चकेरी। तो पहले हम बात करें किसके बारे में? लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ में कौन सा है? अमौसी। लखनऊ में कौन सा है दोस्तों? अमौसी। दूसरा हम बात करें वाराणसी, तो वाराणसी में कौन सा है? तो वाराणसी में देख लीजिए बाबतपुर। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में है दोस्तों चकेरी। और आगरा का अगर आपसे इसमें से मिलान करने के लिए बोलता है तो कौन सा होगा? खेरिया। कौन सा होगा? खेरिया। यानी ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, भारतीय दलहन अनुसंधान कहां स्थापित है? भारतीय दलहन अनुसंधान कहां स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में और ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो स्थित है दोस्तों, ये कहां पे स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पे स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय परियोजना स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 ओबरा, ऑप्शन नंबर बी पनकी, ऑप्शन नंबर सी नरौरा और ऑप्शन नंबर डी हरदुआगंज। तो कौन सा सही होगा? नरौरा। और ये नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है?
तो देख लीजिए नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बुलंदशहर जिले में पड़ता है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। क्लियर? आगे, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम को पहचाने। यानी 2011 में जो जनगणना की गई थी उसमें राज्यों का क्रम दे रखा है कि इस राज्यों के अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद कौन से में कम है, फिर उसके बाद कौन से में कम जनसंख्या है। तो पहला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा कि जनसंख्या के मामले में इन ऑप्शंस के अनुसार जो सही होगा वो कौन सा होगा कि पहले नंबर पे आएगा इसके अनुसार उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे कौन आएगा? आंध्र प्रदेश। तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे देखिए, यह देश के पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के लिए देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये आपको अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 42 ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुच्छेद 48 ए इसका एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, साइबर बुलिंग निम्न में से क्या अभिप्राय है? साइबर बुलिंग का निम्न में से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए अफवाह फैलाना, ऑप्शन नंबर सी वायरस फैलाना, ऑप्शन नंबर बी है वायरस फैलाना, ऑप्शन नंबर सी है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइबर जो बुलिंग है उसका क्या है? साइबर बुलिंग क्या है दोस्तों? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइबर बुलिंग। ये क्या कहलाता है? यह साइबर बुलिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का मुख्यालय कहां पे है? अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ट्विटर का नाम क्या कर दिया गया है? एक्स। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ऑप्शन आपके सामने है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है आपके सामने कैलिफोर्निया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कि ट्विटर का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? कैलिफोर्निया में। कहां पे है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, आगे देखिए, डीजल इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीजल इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है मैक्स डीजल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी दोनों ने, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1993, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी सन 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 1921। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया वो कब किया गया? वर्ष 1993 में ये अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक निम्न में से किस देश में प्रस्तावित हैं? ये पहला है, करंट अफेयर का है कि 2020 में जो ओलंपिक होने थे वो कौन से देश में होने थे। ठीक है, तो देख लीजिए 2020 में ओलंपिक कहां पे हुए थे? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहां पे हुए थे? टोक्यो में। अगर आपसे पूछता है कि 2024 में पूछा है आपसे कि 2024 में ओलंपिक कहां पे होंगे? तो देख लीजिए 2024 के जो ओलंपिक होने हैं ये कहां पे होंगे? पेरिस में। कहां पे होंगे? 2024 में ओलंपिक खेल जो होंगे ये कहां पे होंगे? पेरिस में। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आपका कोई डाउट या कोई शंका जिसका समाधान किया जा सके।
ऐसी ही और वीडियोस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।